नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। क्योंकि सभी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रियल एक्शन कब शुरू होगा, तो आज इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित आदि अचिंत साहब। तो उनको जोड़ करके सीधे बातचीत शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, राहुल गांधी का एक बयान आया है और वो सरकार से कह रहे हैं कि समय बर्बाद ना करें, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो पहलू खान की जब दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में या जैसे भी मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी ने कि ये उनका धर्म, वो मुसलमान हैं, इसलिए देख करके उनकी हत्या की गई है और मोदी सरकार इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी ले। आज धर्म देख करके ही, आइडेंटिटी कार्ड देख करके, पेंटे खुलवा करके, हिंदू समझ करके ही, जान करके ही ये 26 लोगों की हत्या की गई है। तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो इस बात का उल्लेख ही नहीं करते कि जी। मुसलमानों ने हत्या की है और हिंदुओं की हत्या की है। दूसरे वो कहते हैं कि साहब, आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो मैं और दर्शक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझाइए, क्या समय बर्बाद कर रही है सरकार? और राहुल गांधी का जो डबल स्टैंडर्ड है कि कोई मुसलमान मर जाए तो आप सिर आसमान पर उठा लेंगे, और अगर 26 हिंदू मारे जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम भी नहीं लेंगे, उल्लेख भी नहीं किएंगे करेंगे कि मारने वाले मुसलमान हैं और मरने वाले हिंदू हैं। सर उनका तो क्या बोलें, बट यहाँ पर आपको पता ही होगा असाउद्दीन ओवैसी, मैं ऑनेस्टली किसी चीज़ में उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक चीज़ में भी नहीं। बट उसका जो बयान है वो क्रिस्टल क्लियर है और वो किसी टीवी स्टूडियो में बैठ के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बयान नहीं दे रहा, वो अपनी पूरे जो उनका जमावड़ा सा बना के बैठते हैं वहाँ पर हज़ारों लोगों के साथ, खुले में ऐलान कर रहा है अपने सपोर्टर्स को जो वो बोल रहा है। तो उसके अंदर इतना दम है। उसके पास एक सीट हो पूरे पार्लियामेंट के अंदर वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके पास इतना दम है कि वो इस पर्टिकुलर सेंटिमेंट से दूर हो सके। देखिए सर, एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए बिफोर मैं जो राहुल गांधी का और जो उनका बयान है, उस पे आने से पहले। इस देश में हमेशा एक चीज़ रही है कि जो भारत में मुसलमान मेनलैंड में रहता है, उसने कभी कश्मीरी मुसलमान के साथ कोई कनेक्शन पाया नहीं है। तो आप ये चीज़ हमको एक गिवन लेनी पड़ेगी। सो जिस तरह से भारतीय मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, वो जिस तरह से व्यवहार करता है, उस तरह से कश्मीरी मुसलमान नहीं करता और कश्मीरी मुसलमान के लिए भी इनके लिए कोई कनेक्शन नहीं है, ना इनका उनके लिए कोई कनेक्शन है। तो ये बड़ा एक क्लियर सा सिंपल सा चीज़ आती है। दूसरी चीज़ क्या है सर, ये जो अभी तो जाति-जाति पड़े हुए हैं सर, मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जातियों के पीछे पड़े रहते हैं कि आपको जाति के लिए इतना सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। अब वो जातियाँ भी तो हिंदू हैं। अब वो जो 26 मारे गए थे, उसमें से कितने दलित थे, कितने ब्राह्मण थे, कितने क्षत्रिय थे, कितने और क्या थे, वो तो उसकी तो अभी तक जनगणना हुई नहीं ना। तो हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आप जो मर्ज़ी जातीय करते रहिए और उसमें कोई वो नहीं है, हम लोग इलेक्शन ही जात पे लड़ते हैं, तो ठीक है, जो भी है, ये रियलिटी है हमारी। बट जब वो गोली मार रहे थे, तब तो वो हिंदू और मुस्लिम ही थे। तो हम मरते एक साथ हैं सर। हम हिंदुओं की तरह मरते हैं, लेकिन हम जीते हैं अलग-अलग तरह से। तो ये हमारी लाइफ की जो एक बोलते हैं ना ज़िंदगी की जो एक पहचान है, ज़िंदगी की जो एक वैल्यू है, वो बड़े क्लियरली आपके सामने रख दी है इन लोगों ने, कि भाई हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर और ये चीज़ बड़ा क्लियरली दिखता है। और ये देखिए सर, अगर आप थैंकफुली तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि ये पहलगाम के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी कराओ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई जुडिशियल इंक्वायरी वायरी नहीं होगी क्योंकि ये आप सिक्योरिटी का मैटर है और वो अपने आप करेंगे जो उनको करना है। वी मस्ट ट्रस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस। थैंकफुली उन्होंने ये चीज़ बोल दी है।
नहीं तो आई थिंक मैंने आपके शो में बोला था कि साहब मोदी साहब को जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको बिठा के पूछना चाहिए, सर जी बताओ अब करें क्या पाकिस्तान के साथ? पानी बंद करें कि पानी खोलें? रफाइल्स भेजूं कि जैगवार भेजूं कि मिग 29 भेजूं कि सू 30 भेजूं, T-90 टैंक भेजूं कि T-72 भेजूं? और सर वो 155 का गोला फायर करूं कि 122 को फायर करूं कि 120 का फायर करूं कि गोली ना चलाऊं? तो इस देश में सर ये चीजें जो अभी इस कोने पे आके खड़ी हैं, ये इनका एक डेस्परेशन दिखाता है थोड़ा सा एक वैल्यू रखने का। लोगों का ऑलमोस्ट राइट विंग में तो लिटरली मेल्टडाउन है कास्ट सेंसस के ऊपर। मैं तो जब पिछली बारी ये इलेक्शन के टाइम पे चल रहा था, मैंने उस टाइम पे भी शो डाला था, आई सपोर्ट द कास्ट सेंसस। होना सबका चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का नहीं सपोर्ट करता मैं। मेरे को चाहिए, अगर कास्ट सेंसस कर रहे हो ना, पूरे देश में एक एक व्यक्ति का करो, सबका, टॉप टू बॉटम। तब तो मजा आए ना। फिर तो पता चले कि भाई कितने क्रिप्टो हैं, कितने रियल हैं, कितने पाकिस्तानी भरे हुए हैं अपने देश में हमने इस बारी। और यहाँ देखिए सर, ये लोगों का क्या इंटेंशन लगा सकते हो जब सीएए का इतना प्रोटेस्ट किया गया। आज जब आप पीछे देख के सोचते हो, आपको ये लगता नहीं है कि सीएए का प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए लगाया था यहाँ पर? क्योंकि बिल्कुल। इनके इनके हिसाब में था यार, ये सीएए के बाद एनआरसी, एनआरसी में तो ये तो हमारे पूरा वोट बैंक ले जाएंगे। और अब जिस सिचुएशन में आप आके बैठे हो, उसके अंदर ये कास्ट सेंसस के अंदर तो हमको बड़ा क्लियरली पता है कि ये एनआरसी और एनपीआर लेके आएंगे। क्योंकि जब आपके पास डेटा आएगा तो आप उसको फिर एक्शन करोगे, वो बन गया आपका एनआरसी, एनपीआर। और यूसीसी तो लेके ही आ रहे हैं। तो ये इनको दिख रहा है कि सर ये जो इनका वोट बैंक का एक इकोसिस्टम था, वो गिर रहा है अभी। एंड ये आपको दिखेगा सर, ये थोड़ी सी लंबी गेम रहेगी। एंड लोगों को अभी थोड़ा इनिशियली गुस्सा है, जो समझ में आता है। क्योंकि एक तरफ से मैं ये बोलता हूँ सर, हमारी बीजेपी का एक प्रॉब्लम है, ठीक से उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता है। एटलीस्ट उसके जो आईटी सेल वाले हैं उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता। ये चीज उनको क्यों नहीं बता के रखते कि भाई साहब ये फर्स्ट स्टेप है एनपीआर का। ओ वहां पर नहीं जी, कास्ट से ये बैलेंसिंग हो जाएगी, ये हो जाए। अरे यार, ढंग से बोलो ना, क्या है? एटलीस्ट ब्रीफिंग तो दो। मोदी साहब 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे देश का बंटवारा हो। तो अभी क्यों करेंगे? ठीक है, तो हमारे राइट विंग को भी थोड़ा सोचना चाहिए सर। पूरी तरह से मेल्टडाउन में चले जाते हैं हम लोग। और यही चीज हमने देखी थी जब सुप्रीम कोर्ट का वो वक्फ का जजमेंट आ रहा था। वो जो एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, ओए होए होए होए, मतलब सब, किसी ने पढ़ा लिखा नहीं। फिर पढ़ने के बाद आधे राइट विंग वाले बोले नहीं जी मैंने पढ़ा है, सब कुछ ठीक है। तो सर हमारा रिएक्शन और उनके ग्रुप का रिएक्शन एकदम सेम हो गया है। एकदम इमोशनल हो गए हम लोग, बहुत ज्यादा। हम लोग सोचना बंद कर दिया है। और ये बहुत डेंजरस चीज है। और वो उस तरफ से जो ये बयान आप देख रहे हैं सर, ये उसी को ट्रिगर करने के लिए है। ये बयान बड़े प्लान्ड बयान है, दीज आर नॉट रैंडम बयान। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, ये लोग मिले हैं एक एक कमिटी से, मैं आपको नाम बताता हूँ जिसका नाम है, एक सेकेंड, जिनका नाम है, इनकी मीटिंग हुई है अभी, जिनका नाम है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एक संस्था है जिनके अगर आप डिक्लेरेशन के पेज पे जाएंगे, ठीक है जी, और उनके पेजों में जाके, डिक्लेरेशन के पेज में जाके आप पॉइंट नंबर 22 पढ़ेंगे, ठीक है, 22 नहीं, सॉरी, पॉइंट नंबर, एक सेकेंड, ये हाँ, पॉइंट नंबर 16 पढ़ेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा वहां पर, रेवोल्यूशन नॉट रिजीम चेंज। और ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो एक्टिविस्ट लोगों को सपोर्ट करती है। ये वही सोरोस का पूरा नेटवर्क है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये संस्था अपने आप को, इनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि हम बहुत अच्छी टूल किट्स बनाते हैं। बताइए। तो देखिए सर, ये खत्म नहीं हुआ है झगड़ा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बिकॉज जो एक डीप स्टेट का पार्ट था वो टूटा है, उसको बहुत जोर से चोट लगी है, बट वो मरा नहीं है। तो ये पॉलिटिक, ये जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये आके, ओ जी देखो राहुल गांधी ने बोला और सरकार ने किया। अब यहाँ पर बीजेपी की भी गलती है, इन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं करा। इन्होंने भी कभी हाँ कभी ना, कभी ये कभी वो, ऊपर नीचे स्टैंड लेते रहे। अगर तुम यार खड़े होके बोलते हाँ जी हमको करना है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसके अंदर। उसका पूरा नैरेटिव जो 2024 इलेक्शन में आपको झटका लगा, वो लगना ही नहीं था। अगर आपको करना ही था तो खत्म करते उसके बारे में। और देखिए सर, कास्ट सेंसस की कोई डिसीजन तो ओवरनाइट तो नहीं हुई होगी ना, तो बहुत टाइम की डिसीजन होगी। तो आप कहीं ना कहीं बीच में आप हड़बड़ाए हो, अब उसका फायदा उठा रहे हैं।
और यहाँ पर देखिए इस टाइम पे इतना ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर पहलगाम का भी जो शोक है वो चल रहा है देश के अंदर। अगर ये पहलगाम का इंसिडेंट ना होता, तो आपको भी पता है सर किस तरह से देश में इस टाइम पे कुदम-कुदाई हो रही होती, किस तरह से क्या-क्या हो रहा होता, आपको भी पता है। तो देखिए, ये मेरे हिसाब से वो बोलते हैं ना चाँद पे डांस करने वाली बात है इनकी। लॉन्ग टर्म में इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सर और क्योंकि जो हिंदुओं को इस बारी झटका लगा है और हिंदुओं को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। हम लोग मतलब बोलते हैं ना, वो कभी छोटी उँगली डालते हैं प्लग पॉइंट में, कभी बड़ी डालते हैं, तो बैक टू बैक झटके लग रहे हैं हम लोग। और वो झटका एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हिंदू बोलेगा बस, बहुत हो गया। मेरे हिसाब से सर हम पास आ चुके हैं उस जगह के। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि साहब समय बर्बाद कर रही है सरकार, समय बर्बाद ना करे, ये बौखलाहट इसलिए भी है कि इनका जो वोट बैंक है, जो 30-30, 40-40 सालों से यहाँ रह रहे थे, वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद उनको अब पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। सब रो पीट रहे हैं कि हमारे तो बच्चे यहाँ हुए हैं पैदा, अब बच्चों की शादी भी यहीं हुई है, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, यानी पोतों को, नातों को, अपने बच्चों को कैसे छोड़ करके हम अकेले पाकिस्तान जाएं। तो तब नहीं दिमाग में आया था जब यहाँ आकर के घुसपैठ करके और चुपचाप दड़ मार के बैठ गए थे और मोदी विरोधी अपना एक रुख बनाए हुए थे और वोट भी बनवा ली, राशन कार्ड भी बनवा लिया, पूरा मौज कर रहे थे, जीवन बसर कर रहे थे और जिससे अनाज ले रहे थे, परिवार चला रहे थे, उसी की ऐसी तैसी भी कर रहे थे। सर यही है ना प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर कि हम लोग किसी चीज़ को पूरा करते नहीं हैं एंड हमारे देश में देखिए सर सबसे पहले मैं बताऊँ एक ये जो अभी एकजुटता आई है जहाँ पर हम सब बोल रहे हैं कि भई हमारा देश है। ये सिर्फ़ भारतीयों के लिए होना चाहिए। ये तो सर 3-4 साल पहले आई है। इससे पहले तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है और ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली दिखती है, इतने सारे लोग घुसे हुए हैं। हमारी जो बॉर्डर की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनके पास बंदे रजिस्टर करके अंदर आते हैं। अगर वो वापस नहीं जा रहे तो यार उनका रिपोर्ट तो बनना चाहिए। हमारी आईबी क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है। अब यहाँ पर देखिए पुलिस को भी अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा फॉल्ट पुलिस का है, ये नहीं है सर। क्योंकि पुलिस के पास वैसे ही सारे बंदे नहीं हैं। वो उनके पास अभी ये जो क्राइम और ये सब चीज़ें होती हैं, वो सँभालने का टाइम है नहीं। ये क्या घुसेंगे इन चीज़ों के अंदर सर। बट हैविंग सेड दैट देखिए सर, ये एक जो आपको दिखता है सडनली बोल रहे हैं, "ओह जी टाइम मत वेस्ट करो, पाकिस्तान को ठोको, जल्दी करो। मोदी जी लेट कर रहे हो आप, आपको पता नहीं है पाकिस्तान ये वो दिस दैट।" देखिए सर, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। इन लोगों को एक कहीं पटाखा पड़ जाए ना सड़क के ऊपर, ये ऐसे कूदेंगे अपनी मम्मी की गोदियों के अंदर कि इनको पता नहीं चलेगा। ये तो गोलीबारी की बातें कर रहे हैं। कभी एक गोली चलते हुए देखी हो इन लोगों ने तो बात करें सर आगे। बंदे मरते हैं सर। एक डिसीज़न, एक प्लानिंग कहीं पे गलत हो, बंदे मरते हैं। लोगों की लेडीज़ विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ-बाप उनके बच्चे चले जाते हैं, उनकी अर्थियाँ उठानी पड़ती हैं लोगों को। तो कोई जल्दी नहीं है सर, अगर हमारी फ़ौज को थोड़ा टाइम और चाहिए, मैं तो पूरी तरह खड़ा हूँ उनके साथ कि भई आप जितना टाइम लेना है लो। ताकि जितना लेस लॉस के साथ आप ये जो भी ऑपरेशन आप प्लान कर रहे हो, जितना कम लॉसेस के साथ आप कर सकें, कर सकें। हमारे जैसे लोगों के लिए तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ है सर क्योंकि हमने तो देखी हैं लाशें आती हुई वापस। हमने देखे हैं लोग आते हुए जिनके हाथ कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, मुँह के अंदर गोलियाँ लगी होती हैं, पूरा ऐसे जबड़े बंधे होते हैं उनके 6-6 महीने तक। हमने तो देखा है ये। तो ये चीज़ें अगर इनको लगता है कि भैया जल्दी करना चाहिए, ब सरकार डिले कर रही है तो वो अलग चीज़ है। दूसरा, अब ये डिले के चक्कर वो उसी में भी बोल रहे होंगे सर कास्ट सेंसस को ज़रा अभी लेट मत करो, फटाफट कर लो। इनका चक्कर क्या है सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपने इतने कास्ट सेंसस कराए हुए ना, कहते हैं तेलंगाना में करा दिया हमने, बिहार में करा दिया, कर्नाटका में कर क्या लिया उसका आपने? 2 स्टेट्स के अंदर तो इनकी ऐसी हालत है सर मुस्लिम पॉपुलेशन 3 डिफरेंट दिखा रखी है उसके अंदर, आप बोलो कौन-सा है? आपका मॉडल इतना फ्लॉड है, किसकी बात कर रहे हो आप? आई नो ये तीनों स्टेट्स के अंदर मेरे को लोग पता हैं एंड 1-2 नहीं सर, बहुत सारे लोग पता हैं जिनका कास्ट पूछा ही नहीं गया। तो आपने सेंसस कैसे किया? आपने सेंसस किया जाके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाने के लिए। अब ये सेंट्रल एक्सरसाइज़ है सर, तो ये तो अलग ही होगी। इसमें स्टेट्स का कोई कामोधाम नहीं होगा। सो जो डेटा आएगा वो सेंट्रल एजेंसीज़ करेंगी, उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद डेटा करेक्शन करेक्शन होगा, उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशंस होंगे, उसके बाद आपके आईडी वेरिफिकेशंस होंगे और इसके अंदर बड़े सारे निकलेंगे और
अभी तो हम शॉक्ड हैं कि भैया 5-6 लाख पाकिस्तानी हैं यहाँ पर। अभी तो हमको यही झटका लग रहा है। मैं तो बता रहा हूँ सर, अभी तो झटके के लिए वेट करिए। मैं तो आई एम सो हैप्पी दिस इज हैपनिंग। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा तमाचा है एक्चुअली। सरकार सो रही थी इतने टाइम तक कि उनकी कोई और कंपल्शन थी, ये मेरे को नहीं पता। बट मैं सर आगे देखने वाला आदमी हूँ। जो हुआ तो हुआ, आगे देखो अब इसका करना क्या है। क्योंकि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम वो जो चीज पकड़ के ना लटूरे की तरह घुमाते रहते हैं उसी को। अच्छा भाई, अब ये चीज आई है सामने, अब देखो करना क्या है। अब तुम ब्लेम गेम खेलते रहना यार, अगले इलेक्शन में वोट मत डालना, चलो ठीक है, चलेगा। बट एक देश बन के अब हमको ये नहीं देखना कि आगे इसको करना क्या है, इसको कैसे निकालें। आज जैसे अटारी बॉर्डर में पाकिस्तान ने बोला भैया हम नहीं लेके जा रहे ये बंदूकों, तो पाकिस्तान ने फिर से बोलते हैं ना जमीन, वो तो जमीन पे गिरा ही हुआ था, उसने और गड्ढा खोद के अपने आप को और अंदर डाल दिया। अपने मरे हुए सैनिकों का शव तो तुम लेके नहीं जाते, अब अपने जीवित लोगों को वापस नहीं लेके जाओगे, तो भैया आप तो देख लो फिर आप किस तरफ जा रहे हो। और ठीक है सर, यही है तो फिर यही है। और ये हमारे हमारे लिए एक आंख खोलने वाली, आंख में मतलब हम तो सिर्फ बांग्लादेश बांग्लादेश करते रहते थे, यहाँ तो अलग ही चीज है, तो पूरा गेम जिनके ही अलग है। पास जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, पाकिस्तान के दस्तावेज हैं, उनको उनको आप वापस कैसे नहीं लेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप देखिए कुछ ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कहाँ लड़ना है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, क्यों? अब ये सवाल उठता है और ये सवाल बड़ा क्लियरली बाहर आता है। उस दिन फारूक अब्दुल्ला बड़ा क्लियरली बोल रहे थे किसी एक इंटरव्यू में पहलगाम के बारे में कि भाई 1990 में हमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को पाकिस्तान उठा के ले गया। मैं उनसे पूछने वाला था अगर सामने होते तो आप क्या कर रहे थे? भाई सो रहे थे। लंदन में ऐश कूट रहा था 90 के दशक में, ठीक है ना? मुख्यमंत्री हाँ। रहते हुए। हम्म। तो आप सो रहे थे उस टाइम पे। आपको 40 साल लगे ये चीज आते हुए कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी। और पंजाब, देखिए सर 3 जगह हैं, अब एक जगह पे तो मुझे एक्शन ऑलरेडी दिखता है। खैर गुजरात तो सेफ गार्डेड है, गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर तो सेफ गार्डेड है, और वहां से निकाले साफ सफाई अभियान भी चल रहा है। तो खैर आपको ये समझ में आना चाहिए, मोदी साहब भी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी नहीं हटा सके उनको। तो कितनी बड़ी लॉबी होगी ये, कितना पावरफुल लॉबी होगी ये। राजस्थान में से अभी थोड़ी सफाई होनी है, पंजाब में होनी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमको दिखती है यूपी में, जहां पर ये सारे घुसते हैं नेपाल से, वहां पर पहरेदारी बड़ी है। और उधर पे यूपी में योगी साहब ने पिछले मेरे ख्याल से 27 तारीख से कम नहीं तो 110 इलीगल मजारे और ये सब चीजें जो बॉर्डर पे बनी हुई थी उनको गिराने का काम शुरू करा है। तो मेरे हिसाब से सर सबसे बड़ी चीज तो मैं बताऊं, आप ये ठीक है इनको फेंकोगे नहीं फेंकोगे वो तो आगे की बात है, और आने बंद करने होंगे, वो चीज आपको करनी पड़ेगी नेपाल से। और इसके लिए हमारे देश में सर एक बॉर्डर रीजन एक्ट लेके आना पड़ेगा, जहां पर इस देश में जहां पर भी बॉर्डर्स हैं दे बिकम डिस्टर्ब्ड सेंसिटिव एरियाज, वहां पर सेंट्रल लॉ यूज होना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस लगनी चाहिए, एंड उसकी पूरी तरह से पहरेदारी होनी चाहिए। और यहाँ पर बड़ा एक क्लियर एग्जांपल है सर कि आप अपने नेबर से, आपके साथ वाला जो नेबर है, बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, रोज साथ में बैठ के चाय पीते हैं, बट रात को फिर भी आप घर लॉक करके सोते हो ना। यहाँ तो इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल इसलिए भी बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री कोई पत्ते ही नहीं खोल रहे हैं, बैठकों पर बैठकें किए जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उचक उचक के देख रहा है कि किस तरफ से हमला हो रहा है, कोई विमान आ रहा है नहीं आ रहा है। और इधर अभी सूचना मिल रही है कि जो नेवी का बेड़ा है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसने एंटी मिसाइल, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की है। तो ये एक कंफ्यूज करने के लिए है या तैयारी है वाकई? देखिए सर, ये एक बड़ी सिंपल सी मिलिट्री टैक्टिक है, इसको बोलते हैं डिसेप्शन। लेकिन डिसेप्शन के अलावा भारत एक बड़ी कंसीटेड अप्रोच की तरफ से बढ़ रहा है। आपके शो में मैंने आई थिंक 3-4-5 दिन पहले जब ये सब चल रहा था पिछले हफ्ते में, मैंने एक चीज बोली थी, DIME। ये सर DIME पे पूरी तरह से मतलब दे आर फॉलोइंग इट बाय द लेटर। और ये चीज मैंने बोली थी, बड़ा ही ग्रेजुएटेड अप्रोच होगा, एक कदम एक कदम, वो बोलते हैं ना रोज एक नया घाव, वो ही होने वाला है। टू अ पॉइंट जब एक्चुअल घाव मारेंगे, तो उसमें होता क्या है सर, सबसे पहले डिप्लोमेसी में मारते हैं। तो आप देखेंगे इनके पहले वीजा बंद करे, ये करा,
इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया। बट मेरे हिसाब से अगेन मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की ये एक कम्युनिकेशन मिस्टेक है। इंडस वाटर ट्रीटी पे आपको 3 दिन तक आग लगानी थी, उसके बाद 1 दिन बंद कर देना था। बड़े मिनिस्टर को आके अनाउंस करना था ये चीज कि भैया आज से बंद। आपने ठीक से उसको सेल नहीं करा तो आगे जो भारत में लोग, पाकिस्तान में समझ में आ गया उनको कि भैया हम तो सूखने वाले हैं, बट भारत में नीचे अभी तक वो मैसेज नहीं गया है कि भैया इनकी ये एक न्यूक्लियर वेपन से खराब चीज है। तो आपने डिप्लोमेसी करी सर, उसके बाद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में बहुत चीजें होती हैं सर, रेंज ऑफ चीजें। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज होती हैं, उसके अंदर आपके आर्मी यूज होती है, बहुत चीजें यूज होती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आप पता कर रहे हो कि भाई कौन सी डिवीजन किधर पे गई हुई है, ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस कहाँ बैठी हुई हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल रात को एक रिपोर्ट आई कि नौशेरा के पास काफी सारी पाकिस्तानी फोर्सेस आके वहां पे बैठी हुई है। पाकिस्तान में नौशेरा है पंजाब में, उधर पे जाके बैठी हुई है। मैं बोला वहां पर सेंस नहीं बनता यार, काफी नीचे है वो तो। देखा तो वहां पर उसके साथ में क्या आता है, करतारपुर। मैं बोला अच्छा समझ में आ गया। तो एक उसने वहां पर गठछोड़ा सा रखा है कि भैया अगर भारत करतारपुर लेने के लिए कोशिश करे तो मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस करता हूं। तो इस टाइम पे ये देख के आपको एक चीज पता चलती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है होगा क्या। और ये डेली बेसिस थोड़ा 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 आगे लेके जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है सर, इसके अंदर परसों रात को पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोग हंस रहे हैं, बट सर इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सा मोटिव है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी चीज कोई कंट्री करती है ना सर, विदाउट पर्पस नहीं करती, एक एक कुछ रीजन होता है। जैसे आपको याद होगा 2-4 दिन पहले लश्कर ए तैयबा की तरफ से एक चिट्ठी आई जहां उन्होंने बोला हमने इंटरनल ऑडिट करा है और हमने कोई ऐसा अटैक नहीं करा। जो भी वो जो एक पहले वो जो हमारा था वो हमारी तरफ से नहीं है, भारत ने हमारा साइबर हैकिंग कर दी थी। कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अब इसको लेके पाकिस्तान ने जाके लॉबिंग करी अमेरिका में कि साहब देखो टीआरएफ का नाम मत डालो, ये एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसमें लश्कर ए तैयबा का कोई लेना देना नहीं है और अमेरिकन लट्टू हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए यार, ये सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्टेटमेंट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहां से जो मैसेज गया है कि अच्छा ठीक है उनको ये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उनको बोलो कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड वर्ड हटा दो, और गधों ने कर दिया वो। तो उसी को कल थोड़ा फोर्स डाउन करने के लिए कल हमारे 4 जहाज जाके इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पास घूम के आए हैं। और ये चीज हमने तो बाद में बोली सर, पाकिस्तानी मीडिया ने पहले बोल दी कि भैया ये रफाल हमारे यहाँ पर घूम रहे थे 4। तो ये अपनी बोलते हैं ना पैर कटा ले अपनी बेवकूफी करने के लिए सबसे आगे होते हैं सर। ये सब एक पर्पस के लिए कर रहे हैं। अभी ये जैसे रात को इसने ये चीज करी, इसका एक पर्पस था। पर्पस क्या था, इनके पास एक डॉक्ट्रिन है जो इन्होंने 65-71 में यूज करी थी, जहां आपके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं कि बिफोर आप कुछ करो मैं आपके ऊपर हमला करूंगा। तो उस डॉक्ट्रिन, उसको जेरान डॉक्ट्रिन बोलते हैं सर, उसको अप्लाई करने के लिए इन लोगों ने ये चीज करी कि रात को मैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ताकि देखो यार मैं भी देखो मैं कुछ कर सकता हूं टाइप्स। वो आपको एक मैसेज दे रहा है, आपने वो मैसेज लिया ही नहीं, तो और फ्रस्ट्रेट होता है यार, मैं तो वार्निंग दी है फिर भी नहीं कर रहे ये लोग कुछ। फिर वो कुछ करेगा तो आपकी तरफ से क्या आया, भैया आपकी एयर स्पेस बंद। अब बोल रहे हैं कि साहब आपकी शिपिंग बंद, पोस्टल बंद, कोई किसी को भारत में चिट्ठी चुट्टी, जो आपकी फैमिली फूमली है जा बाढ़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर कुछ नहीं भेजोगे, थैंक यू आउट। तो इनको झटके लगते हैं वैसे ही। तो एक झटका 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 करके आगे हो रहा है। पाकिस्तान को एक और चीज डर लगती है सर, उसको ये चीज पता है कि यार ये इतने सारे हमारे, देखिए आप क्या सोच रहे हो, इतने सारे पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, करेक्ट। पाकिस्तान के नजरिए से देखें, वो सोचते हैं यार इतने साल ये सारा भारत में रहा है, मैं इसको ये यहाँ पर आके अगर कारस्तानी करेगा तो मैं तो मारा जाऊंगा भाई। सही। समझ रहे हो आप। ये सर देखिए आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, बट एक एक युद्ध के चक्रों में आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, तभी आप एक एनालिसिस कर पाओगे कि यार कहाँ बैठा है कुछ। हम लोग सिर्फ इस तरफ से देख रहे हैं इस टाइम पे, वहां से भी देखिए उसको उसको ये डर लग रहा होगा यार, भाई इस भाई का अम्मा इसकी भारत में है, ये भूतनी का वापस आ रहा है, अगर इसको भारत बोले बेटा तेरी अम्मा को मैं साइड करूंगा, तू मेरे लिए ये कर, ये तो करेगा, नहीं 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 हमको लोग नहीं चाहिए। तो ये एक रिएक्शन डर का भी है, एक एरोगेंस का भी है, और ये देखिए स्लो प्रेशर का रिजल्ट है। अब स्लो प्रेशर का रिजल्ट देखिए, एक उनका F-16 गिर गया कल,
उनको सर कम से कम नहीं तो भारत की करेंसी के अंदर 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का डेली का खर्चा आ रहा है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको। और ये सिर्फ फौजी डिप्लॉयमेंट का है, जो आर्मी का है, एयरफोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस, ये डूब जाएंगे इसी तरह से। ये अगर सर यही सिचुएशन इसी तरह 6-8 महीने चलते रहे ना पाकिस्तान के पास, बिना युद्ध हुए ही निपट जाएगा। हो जाएगा वो। बट इसके ऊपर सिर के ऊपर डंडा लगेगा सर, ये मुझे बड़ा पता है। बिकॉज देखिए, मोदी जी ने जब बोल दिया है एयरफोर्स को मैंने ग्रीन हैंड दे दिया है भैया, आर्मी को मैंने ग्रीन हैंड दे दिया है, नेवी को मैंने ग्रीन हैंड दे दिया है, अब इससे ज्यादा मैसेज कोई हो नहीं सकता। और आपको भी देखिए सर, आप उसको मैसेज क्या कर रहे हो, बेटा मैं आ रहा हूं तेरे को मारने के लिए, तू रोकेगा कोई बात नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं मैं आ रहा हूं मारने के लिए। उसको बता रहे हो आप कि भाई आ रहा हूं मैं, अब 2 दिन में कोई ना कोई आके बोल रहा है मैं आ रहा हूं, तो एक वो ऑपरेशनल रेडीनेस में उसकी हालत खराब हो जाती है सर। ये भी एक मिलिट्री टैक्टिक है कि आप दूसरे को वीकन करो बिफोर यू एक्चुअली हिट हिम। चाणक्य नीति के अंदर लिखा है ये कि आप किसी से लड़ाई करने से पहले उसके घुटने इतने अच्छे तरह से तोड़ो कि जब आप अंदर जाओ ठीक से खड़ा ना हो सके, कुछ ना कर सके वो आपको। तो ये सर ये चीजें इनको समझ में नहीं आएगी। एंड हमारे जो पॉलिटिशियंस ये लूज तरह के जो स्टेटमेंट्स देते हैं, दे शुड नॉट डू दिस। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, आप मोदी को गाली देते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह को मतलब रोज गालियां दो, सुबह उठ के, दोपहर में लंच खा के, रात को सोने से पहले, कोई टेंशन नहीं है। बट प्लीज फौजी जो चीजें हैं उनको आप छोड़ दीजिए। दे नीड टू डू दिस, और वो बड़े कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ जा रहे हैं। अब वो सर रिजल्ट ही बताएगा। हमारी फौज आपको पता ही है, उसके बाद जब वो चुप रहते हैं सर, लेकिन जब भी हमारी फौज ने बोला है फिर उन्होंने बोला है, और ये चीज इसमें कोई डाउट किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बताइए आदि जी, ये अमेरिका के रुख में बदलाव क्यों देख रहे हैं हम लोग? डोनाल्ड बदलाव ट्रंप नहीं कह है रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तो हजारों साल पुरानी लड़ाई है इनकी, हाँ सर है। और उनका प्रवक्ता कह रहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। इतनी बड़ी हैवानियत के बाद भारत, क्या कोई भी देश कैसे शांति से बैठ सकता है, कैसे ठंडे दिमाग से बैठ सकता है? आप किसको ये लेक्चर दे रहे हो? सर ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं, आप भी तो बोलते रहते हो, ओ डोंट फाइट, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेक्चर तो आप भी देते हो ना लोगों को कि नहीं नहीं वी डोंट बिलीव इन फाइटिंग। तो आप क्या कर रहे हो अभी? मारने के लिए नहीं बैठे उसको। तो देखिए सर, ये स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। सर डोनाल्ड ट्रंप क्या, देखिए ये पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल रहे सर, ये चीज हमको 3 जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने सेम चीज बोली है, एंड इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। एक पॉडकास्ट था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि आप मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हो, उन्होंने बोला था टोटल किलर, एंड उन्होंने वहां पर बोला था, मोदी ने उसको बोला था कि इस तरह की बीमारी को हम सैकड़ों साल से हम लोग लड़ रहे हैं, मुझे लड़ने दो क्योंकि हमको लड़ना आता है इनसे। यही चीज उसके बाद उन्होंने दोबारा रिपीट करी बांग्लादेश के टाइम पे। और देखिए सर, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर कनेक्शन है, बट एक मेजर कनेक्शन है जो है जिहाद का एलिमेंट, रेडिकल इस्लामिज्म का एलिमेंट। तो उन्होंने उसके बारे में फिर से रेफर करा कि यार ये लोग तो ना हजारों साल से उसी चीज से लड़ रहे हैं, तो इनको ज्यादा पता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं बांग्लादेश आप ही हैंडल करो। अब ये तीसरी बारी उसने सेम चीज बोली है, ऑन व्हाट, ऑन अ जिहादी एलिमेंट अटैक। तो ये आपको दिखता है कि वो उसी तरफ रेफरेंस कर रहे हैं कि यार ये जिहाद है और भारत को लड़ना है उससे, हमको समझ में आता है। बट एक तरफ से आपको आएगा कि यार नहीं, आप थोड़ा देख लो यार। बट कहीं पे ये नहीं बोला जा रहा कि साहब भारत मारना मत, जो पहले बोला जाता था। आपको लोग बोल रहे हैं हाँ जी आप पनिश करो। उसके बाद जयशंकर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, जयशंकर जी ने तो उनके मुंह पे बोला, भाई साहब जो प्लानर है, बैकर हैं, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट स्पेयर देम। तो आप बोलते रहिए जो मर्जी बोलना है आपको, हमको जो करना है हम करेंगे। और यहाँ पर भारत को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई हम बुद्ध के देश तो हैं ही हैं, लेकिन आप बुद्ध को भी तंग करोगे तो बुद्ध के पास भी डंडा है, आगे मारेगा ना इतनी जोर से सिर में से फिर। और ये चीज इनको भी समझ में आनी चाहिए, पूरी दुनिया को। हमारे भगवान जी जो हैं, एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन 2 और हाथ हैं पीछे। अब तंग करोगे तो ये वाले हाथ पीछे जाते हैं और वो वाले सामने आते हैं। तो ये हमको भी दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि देखो यार, एक लाइन है,
उसको क्रॉस करोगे तो ऐसी मारेंगे आपको, फिर याद करेंगे। उसके लिए सर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास भी एक कैपेबिलिटी है। लोग बोलते हैं देखो इजराइल ने गाजा को ठोक दिया। अरे गाजा का साइज देखो यार, गाजा के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे, क्रूड वेपन्स थे उसके पास। उसके पास AK-47 है, उसके पास वो अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास फाइटर जेट्स हैं, जिनके पास ट्रेनिंग है, इनके सोल्जर्स ठीक-ठाक लड़ते हैं। सो दैट प्लान हैज टू बी डिफरेंट। इसके अलावा रशिया ये भी, सर इसके रशिया ने अलावा जो प्लान जी किया जी, था यूक्रेन के बॉर्डर्स पे सितंबर 2020 से बैठा था वो। फाइनली 2021 में उसने बात करी, पहले पीछे हटा, फिर सितंबर 2021 में फिर से आया कि भाई नहीं, दिसंबर में मीटिंग करी, फिर फरवरी 24 को उसने जाके 22 को उसने जाके ठोका हमको। तो मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं, दे टेक टाइम। बहुत सारी चीजें एक साथ आनी पड़ती हैं। जिंदगी का सवाल है, तो मैं कभी भी पुश नहीं करूंगा इसमें से। और इन जल्दबाजों के लिए आप क्या कहेंगे जो आकर के हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में भी मोदी को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करेगा, इस ये तो ये सर शांति नहीं का करेगा नोबेल तो लेगा। और ये लोग भूल जाते हैं कि जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक करने से पहले 20 दिन लिए थे। 20 दिन, अमेरिका जैसी महाशक्ति। और जब गाजा पे हुआ था 7 अक्टूबर को, तो जरा पता कर लें ये लोग जो जल्दबाज हैं कि इजराइल ने कितने दिन लिए थे अटैक करने से पहले। 1 महीना लिया था सर टू स्टार्ट द 10 दिन के बाद 17 अक्टूबर को उन्होंने एयर रेड स्टार्ट करी थी, और 1 महीना लिया था टू स्टार्ट द ग्राउंड ऑपरेशन। देखिए सर, ये तो कई लोग हैं, वो मोदी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ठीक है यार, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, करो। दूसरा, मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, ये जो डिमांड हमारे अंदर है ना सर, ये एक इकोसिस्टम की वजह से बनी है डिमांड्स, जहां पर हम अपने आप को मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ फोर्स है, और ये इकोसिस्टम इसी आदमी के आने के बाद बना है। तो आप ठीक है कोर्स लीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। ये फ्री कंट्री है, कोसिए कोसिए, कोई इशू नहीं है, एब्सोल्युटली। बट याद करिए, ये जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जो एक आपकी डिमांड है कि भारत को इस जगह होना चाहिए, उस जगह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये जो एक आपका सपना है, ये इसी आदमी ने आपके लिए खड़ा करा है। तो मेरे हिसाब से बोलने को तो सर कोई कुछ बहुत भी बोल सकता है। मैं भी बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ मोदी जी को कि भाई ये ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं करा, बट दैट्स माय राइट। बट मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि वो इनकेपेबल है, बिकॉज मुझे पता है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इट्स फार फ्रॉम व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, एंड उसका थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है। आज जो आप पाकिस्तान को मारने ठोकने की बात कर रहे हो, 10 साल पहले आपके अंदर दम नहीं था ये करने का। आपके घरों के पीछे पटाखे बजते थे। मैं तो रहा हूं इन ऐसी जगहों के अंदर जहां पटाखे बजते थे हर साल। कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि हम मारेंगे जाके, और उस टाइम पे सिविलियन मरते थे। ठीक है जी। ट्रेन बॉम्बिंग हुई थी बॉम्बे के अंदर, उसमें सिविलियन मरे थे। 2008 में सिविलियन मरे थे। तो ठीक है, अब हर किसी का अपना राइट है बोलने का, बट थोड़ा सोचना। जो अभी तक मोदी जी ने इलीगल नहीं कराया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया है, तो जब तक टैक्स नहीं लगाते मोदी जी, मेरा तो सबसे एक ही वो रहेगा कि सोचिए, थोड़ा सा पढ़िए, रिसर्च करिए, गूगल है, एआई है, आप पूछिए सवाल, प्लेटफॉर्म्स पे आइए, सवाल पूछिए, गेट नॉलेज एंड देन डू कमेंट्री। और जिन परिस्थितियों में इस समय भारत को ये सब करना पड़ रहा है, लोग कई बार भूल जाते हैं कि इस समय यूएनएससी में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, उनके अलावा जो 10 मेंबर हैं, उनमें पाकिस्तान का कार्यकाल 2 साल का इस समय चल रहा है। मैंने लेकिन सीधा कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। नहीं, अभी टीआरएफ का नाम निकलवाने में कामयाब हो गया पाकिस्तान। हाँ, वो होगा सर, क्योंकि एक लॉबी है, लेफ्टिस्ट लॉबी है वहां पर, जो इसको सपोर्ट करेंगे। चाइनीज हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे। ये एक गंदी जगह पिछले है सर, तभी हम लोग कोई भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, तो दैट मीन्स आप तुम जाओ यार। पिछले 3-4 दिन में एस जयशंकर ने कितने देशों के विदेश मंत्रियों को फोन कॉल किए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9 राष्ट्र प्रमुखों से बात की है। तो आज इस समय, जयशंकर जी ने 9 से करी है सर। जी हाँ, तो ये लगातार ये काम चल रहा है कि कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले आप जो आपके साझीदार हैं, जो आपके जो सहयोगी देश हैं, उनको आप विश्वास में लें, उनको बताएं कि क्या
ऐसे ही नहीं होता है कि आप मुँह उठाएँ और किसी के घर में घुस जाएँ और जाकर के उसको मार मार दें। फिर उन आतंकवादियों में और बाकी देशों में क्या अंतर रह गया? क्या कार्रवाई? तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है, घेराबंदी करनी पड़ती है, तब जाकर के जो है आप इस तरह के स्टेप लेते हैं। सही है सर, एब्सोल्युटली। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।